Welcome everyone. First of all, I would like to apologize for the inconvenience that was caused previously. मेरे लैपटॉप की बैटरी गई और उसके बाद इंटरनेट गया और आप लोगों को वैसे भी ब्रेक चाहिए थी तो आई गेस चलो हो गया जो भी. So I'm going to commence again. I'm going to resume the lecture और इसके अंदर जो तकरीबन बाकी हिस्सा रह गया था हमने कवर कर लिया था. इंग्लिश ऐसे एक एग्जामिनर रिपोर्ट को देखा, हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग देखी, उसके बाद हम लोगों ने मजीद इसके अंदर देखा कि ऐसे का स्ट्रक्चर कैसे, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन को देखा, हमने बॉडी को देखा, हमने कंक्लूजन को देखा, हमने टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखे. सो दैट वाज लाइक द मोस्ट बिग चंक. प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन हियर माय वॉइस एंड एवरीथिंग क्लियरली. ओके, तो वी विल नॉट डिलीट द वीडियोस. ये पार्ट 2 वीडियो पड़ी रहेगी और जो लोग पिछले सेशंस की वजह से डिस्टर्ब हो गए थे वो बाद में भी आके वीडियो को देख सकते हैं. सो आई वुड लाइक टू रिज्यूम माय लेक्चर अगेन. I would start from the next part. Let me know if you can look at my slides. Okay, perfect. Okay, let's start. One of the most important things जो आपके एसे राइटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा काउंट करता है, आप बाज़ों का आइडियाज़ अच्छे जनरेट कर लेते हैं, आपकी आउटलाइन बहुत अच्छी होती है, आपकी वे ऑफ राइटिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके अंदर कनेक्टिविटी नहीं होती. जब 2500 से 3000 अल्फाज के दरमियान या 2000 अल्फाज पे आप जब एक एसे लिख रहे होते हैं तो it is quite a lot in 3 hours. So one of the biggest thing that you have to keep in your mind is the connectivity. पहले पैराग्राफ से लेके आखिरी पैराग्राफ तक अगर आपको कोई ऐसे पढ़े तो वो ये देखे कि एक ही पॉइंट पे बात हुई हुई है, कहीं पे डिसकनेक्शन नहीं है, कहीं पे फ्रिक्शन नहीं है, एक ऑटोनमस बिल्कुल मोनोटोनस आप गए हैं थीम के वाइज और आप वहां से डाइवर्ट आपने नहीं किया. सो दैट इज कॉल्ड कनेक्शन इन राइटिंग. आपने कनेक्शन किस तरह बनाना है? ऐसे के अंदर जो दो टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं, दोज आर नोन एज कोहेरेंस एंड कोहेजन. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कोहेरेंस. के कोहेरेंस होती क्या है? बेसिकली मैं आपको इस तरह बता दूं कि कोहेरेंस होती है आपका आइडिया ऑन द एंटायर लेवल ऑफ योर एसे, कनेक्शन ऑफ आइडियाज एट द आइडिया लेवल. अब जैसे कि हमने पिछले पार्ट के अंदर पढ़ा कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी का सब्जेक्ट अगर टॉपिक हमने उठाया था तो अब टॉपिक को इकोनॉमी के साथ ही लिखना पहले पैराग्राफ से लेके आखिरी तक, इसको मैं कहूँगा कोहेरेंस है. कि मेरे जो आइडियाज हैं जो मैंने बीच में कनेक्ट किए हैं वो बेसिकली एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मैंने इकोनॉमी की बात इंट्रोडक्शन से शुरू की और आखिरी पैराग्राफ तक मैं गया हूं तो मैं इकोनॉमी से डाइवर्ट नहीं हुआ. लेट्स सपोज मैं इकोनॉमी पे बात कर रहा था, मैंने देखा कि मैं कहीं पॉलिटिक्स पे तो नहीं बात करना शुरू हो गया ज़्यादा, मैं मुल्क के सोशल इश्यूज पे तो नहीं बात करना शुरू हो गया ज़्यादा, मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे तो नहीं बात करना शुरू कर दी, क्या मैं इकोनॉमी पे ही हूँ? तो जो आपके आइडिया लेवल जो रिटेन रहता है थ्रू आउट द राइटिंग, दैट इज द कोहेरेंस. और इन अदर वर्ड्स यू कुड से the quality of being logical, consistent, and able to be understood. Consistency is the key. You are remaining consistent in what you are trying to write. आप जब written practice करेंगे तो आप इस चीज को देखेंगे कि बहुत सारे chances होते हैं कि you might get deviated, you might get derailed, कि आप लिख किस पे रहे हैं और एंड पे आपका दिमाग कहाँ पहुंच जाता है. तो इसलिए आउटलाइन यहाँ पे आपको हेल्प करती है. अगर आपकी अच्छी आउटलाइन बनी है, आपने आउटलाइन तैयार की है, हर पैराग्राफ के बाद आप अपनी आउटलाइन देखेंगे और आप बेसिकली अलाइंड रहेंगे. तो आउटलाइन बनाएं और आउटलाइन लाजमी बनाएं. आउटलाइन आपको कोहेरेंस मेंटेन करने में मदद करती है. आपके पास आउटलाइन पड़ी हुई रफ के अंदर बनी हुई, आपको आइडिया होता रहेगा कि यार मैंने कहाँ स्टिक करना है, अब किस पॉइंट पे लिखना है, अब किस पे लिखना है. सो कोहेरेंस इज मेंटेन थ्रू एन आउटलाइन, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू. सो दिस इज लाइक द ओवरऑल स्ट्रक्चर. मैंने आपको डिटेल में बताया कि पहले पैराग्राफ से आखिरी तक आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है. मिसाल ले ले बिल्डिंग की, एक पूरी की पूरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है. अब मैंने कहा कि मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, 4 फ्लोर तक बिल्डिंग जा रही है, 5वें फ्लोर तक बिल्डिंग जा रही है, 6ठे फ्लोर पे मैं अब घर का डिजाइन तो नहीं शुरू कर दूंगा,
10वें फ्लोर के बाद मैं प्लाजे का मॉडल तो नहीं शुरू कर दूंगा। और इस तरीके से जब बिल्डिंग पूरी होगी तो आधी बिल्डिंग होगी, आधा रेजिडेंशियल घर होगा और बकाया सारा के सारा आपका कमर्शियल प्लाजा होगा। तो मेरी कोहेरेंस नील है। कोहेरेंस ये है कि मैंने जब फर्स्ट फ्लोर से शुरू किया बिल्डिंग को बनाना, जब मैं 10वीं फ्लोर तक जाऊंगा तो वो एक बिल्डिंग ही रहे, उसके अंदर बिल्डिंग की ही कैरेक्टरिस्टिक्स रहें। तो इसलिए ये जितना भी आपका जो कोहेरेंस होता है ये आपका स्ट्रक्चर डिनोट कर रहा होता है कि व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन, देन यू गो टू द बॉडी एंड देन यू गो टू द कंक्लूजन। जब आप इस सारे के अंदर जा रहे हैं तो यू हैव वन आइडिया, आपका आइडिया हुआ है रिटेन्ड, आपका आइडिया रिटेन्ड हुआ है। सो दिस इज लाइक कोहेरेंस। और ये किस तरह प्रैक्टिस होगी? आई हैव टोल्ड यू, क्रिएट अ वेरी गुड लाइन, अच्छी आउटलाइन बनाए, अच्छे पॉइंट्स बनाए, हर पैराग्राफ के बाद अपनी आउटलाइन को देखें, आप खुद ब खुद ट्रैक पे रहेंगे। The next thing about connection is the cohesion. कोहेजन क्या है? इतना समझे कि जो कोहेजन है आपकी कोहेरेंस का सबसेट है। लेट्स सपोज दिस इज योर कोहेरेंस, ये आपकी कोहेरेंस है और ये जो है आपकी कोहेजन है। दिस इज योर cohesion. By that I mean it is a subset. कि cohesion is a part of a coherence. किस तरह? मैंने बात की कि coherence जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर को बात करती है, तो अगर cohesion उसका सबसेट है तो सबसेट यानी वो उसके अंदर किसी मखसूस चीज की बात कर रही होगी। ये आपकी बेसिकली ग्रामेटिकल एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग होती है। जो आपके पैराग्राफ्स हैं, जो आपकी बॉडी है, पैराग्राफ्स को कैसे कनेक्ट करना है आपस में, और अंदर पैराग्राफ इंटरनली और एक्सटर्नली कैसे कनेक्ट करने हैं। पैराग्राफ जो आपका यहां पे है, लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यू हैव अ पैराग्राफ 1 एंड देन यू हैव अ पैराग्राफ 2। ये रहा पैराग्राफ 1 और ये रहा आपका पैराग्राफ 2। पैराग्राफ को इंटरनली भी कनेक्ट करना है कि मेरा पैराग्राफ अगर कोई पढ़े तो वो किसी भी कनेक्शन से जाए ना। और एक कनेक्शन होता है पैराग्राफ्स के दरमियान में कि आपस में इनको कैसे कनेक्ट करना है, क्योंकि ये कनेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमने इसको भी कनेक्ट करना है। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी कनेक्ट द पैराग्राफ विद इन इटसेल्फ, व्हिच इज द पार्ट 1, व्हिच इज कनेक्टिविटी 1, एंड दिस इज द कनेक्टिविटी 2। अब पैराग्राफ को आपस में कैसे कनेक्ट करना है? वी यूज ट्रांजिशन वर्ड्स, वी यूज कनेक्टिंग वर्ड्स। आप इसकी एग्जांपल यहां पे देख लें, जिससे कि हम पैराग्राफ के अंदर वर्ड्स यूज करेंगे। मैंने बताया कि पैराग्राफ के अंदर होते हैं सपोर्टिंग डिटेल्स, उसके आपके आर्गुमेंट्स होते हैं। आपने उन आर्गुमेंट्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है? आपने कनेक्टिंग वर्ड्स यूज करने हैं। आप अगर इसका गूगल करें आपको बेतहाशा वर्ड्स मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी, जैसे एग्रीमेंट, एडिशन और सिमिलैरिटी। मैंने बात की थी पाकिस्तान की इकोनॉमी की। अब उसके अंदर जब मैं सपोर्टिंग डिटेल्स के 3 आर्गुमेंट दिए, मैं किस तरह दूंगा? मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल द फर्स्ट रीजन इज सर्कुलर डेट। आगे मैं उसके बाद उसको कनेक्ट करने के लिए मैं कनेक्टिंग वर्ड्स यूज करूंगा और मैं ये फिर कहूंगा इन एडिशन वी आल्सो हैव लोअर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। फिर उसके बाद मैं कहूंगा इन द सेम फैशन और इन द सेम वे वी आल्सो हैव अ करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये वर्ड्स हैं, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। इससे क्या होता है कि आपका जो कनेक्शन होता है पैराग्राफ के अंदर वो इंप्रूव होता है, और ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कनेक्शन बिटवीन द 2 पैराग्राफ्स। कि 2 पैराग्राफ्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है। इसके लिए आपने क्या करना होता है? इसके लिए आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी जो आपकी पहले पैराग्राफ की जो कंक्लूजन लाइन है, जो आपका कंक्लूजन है, इसको आपने कनेक्ट करना है दूसरे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से। अब आपने कैसे करना है मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज मैंने कहा कि जी पहले पैराग्राफ के अंदर मैंने जी बताया कि जी इकोनॉमिक स्टेट ऑफ इकोनॉमिक, एक पैराग्राफ था, इसके अंदर मैंने रीजन 1 दिया, इसको मैं R1 से डिनोट करता हूं, और इसके अंदर मैंने बताना है रीजन 2।
R1 को आप समझे, मैं कह रहा हूं करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका रेवेन्यू जनरेशन का पॉइंट मैंने बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कौन सा बता रहा हूँ, मैं करंट अकाउंट डेफिसिट बता रहा हूँ, और यहाँ पे मैं रेवेन्यू जनरेशन की बात कर रहा हूँ। अब मैंने इन दोनों पैराग्राफ्स को किस तरीके से कनेक्ट करना है, कंक्लूजन में जब मैं जाऊंगा मैं लिखूंगा कि बिकॉज ऑफ these reasons the current account deficit is increasing, डन। आगे मैं लिखूंगा, एक कनेक्टिंग वर्ड्स इस्तेमाल करूंगा और मैं कहूंगा not only current account deficit but also revenue generation affects the economy of Pakistan। अब मैंने क्या किया, इस पैराग्राफ को एंड करते हुए मैंने अगले पैराग्राफ का जो रीजन है उसका मैंने उसको क्लू दे दिया, जिसने जाके ऐड होना है यहाँ पे। तो जब एग्जामिनर ने पहला पैराग्राफ पढ़ा, उसने इसकी कंक्लूजन पढ़ी और साथ उसने पढ़ा कि स्टूडेंट ने लिखा है कि नॉट ओनली करंट अकाउंट डेफिसिट बट आल्सो रेवेन्यू जनरेशन आल्सो इंपैक्ट्स द इकोनॉमी, बस। तो यानी अब एग्जामिनर के जहन में होगा कि अब मैं जो अगला पैराग्राफ पढ़ूंगा वो किस पे होगा, वो रेवेन्यू जनरेशन पे होगा। दिस इज हाउ यू क्रिएट योर कनेक्टिविटी। जब आप कनेक्टिविटी टाइप 1 एंड टाइप 2 करते हैं पैराग्राफ के अंदर और पैराग्राफ के दरमियान, दैट इज योर कोहेजन व्हिच इज द ग्रामेटिकल एस्पेक्ट ऑफ योर राइटिंग। यहाँ पे जो लिंकिंग वर्ड्स का रोल है सबसे ज्यादा है। यू कैन फाइंड thousands and hundreds of linking words online। मैंने यहाँ पे आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल दी है। So this was the part where we were to focus on the cohesion and coherence। Okay, now let's move forward, जो कि बिल्कुल अब इसके बाद मेरे ख्याल में आपकी रह गई हैं, हमारी आखिरी स्लाइड्स रह गई हैं। We are going to sum it up। Final tips for essay, मैं अब आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊंगा और ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टेक्निकलिटीज थी ऐसे राइटिंग की वो मैंने आपको बताई। वी स्टार्टेड फ्रॉम द ब्रेनस्टॉर्मिंग, वी स्टार्टेड टू देन डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे। एसे के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, बॉडी पढ़ी, कंक्लूजन पढ़ा, फिर हमने बात की कि राइटिंग के दरमियान में कनेक्टिविटी किस तरह लाई जाएगी, हमने कोहेजन का कॉन्सेप्ट पढ़ा और हमने कोहेरेंस का पढ़ा। ये वो चीजें जो आपने अपने माइंड में हर वक्त रखनी है जब भी आप ऐसे लिखेंगे। सो सम फाइनल टिप्स फॉर द एसे आई वुड लाइक टू गो, गेट इट चेक्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर इंसान की गलती पर्सनल होती है। आप टेंसेस के अंदर शायद वीक है तो कोई और बंदा सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर वीक है, आपकी ग्रामर वीक है तो शायद उसके एडवर्ब्स वीक है, आप सेंटेंस बना नहीं सकते, शायद उसको सेंटेंस के डिफरेंट टाइप्स नहीं पता। तो ये किस तरह पता लगेगा, ये तब पता लगेगा जब आप अपनी राइटिंग्स को चेक कराएं। ट्राई टू फाइंड सम टीचर्स, अकेडमीज अगर आप नहीं जाते और अगर आप अकेडमी के अंदर कम से कम इसलिए जाएं कि वहां पे टीचर्स को पकड़ लें, टीचर से अपनी लिखाई चेक करवाएं। गो टू योर यूनिवर्सिटीज, वहां पे अपने इंग्लिश के डिपार्टमेंट में जाएं, वहां पे जाके लिटरेचर के डिपार्टमेंट में जाएं। देखिए मेहनत आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं तो एक जरा जो ख्वारी है थोड़ी बहुत ये कर लें। फिर उसके बाद कंसिडर योर पेस एंड एकेडमिक बैकग्राउंड। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी चीज होती है वो ये होती है कि व्हेन यू आर अबाउट टू सिलेक्ट अ टॉपिक, आपकी पेस और आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत डिपेंड करता है। मैंने जो है कंप्यूटर साइंस किया था अपने बैकग्राउंड में, तो मैं लिटरेचर के टॉपिक्स नहीं उठाता। क्यों? मैंने जिंदगी में लिटरेचर पढ़ी ही नहीं, मैंने लिटरेचर लिखी ही नहीं, मैंने पूरी जिंदगी मैथ सॉल्व की और प्रोग्रामिंग सॉल्व की है। मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड मुझे लिटरेचर उठाने पे नहीं करता फोकस। अगर मैं एक्सेप्शनली लिटरेचर पढ़ता हूँ, लिटरेचर में शौक रखता हूँ, तो मेरा बैकग्राउंड है तो आई विल गो फॉर लिटरेचर बेस्ड टॉपिक्स। लेकिन अगर मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। प्लीज प्ले सेफ एंड प्ले विद योर हेड, और इस तरीके से आप उन टॉपिक्स को उठाएं जिन पे आपको लगता है कि आपके पास नॉलेज और आप लिख सकते हैं। पेस क्या होती है? पेस से मुराद ये है कि आपकी राइटिंग स्पीड, आप अपनी राइटिंग स्पीड के लिहाज से टॉपिक्स उठाएं। आपको पता होना चाहिए कि आप 3 घंटे में 1800 अल्फाज लिखते हैं, 1600 लिखते हैं, आप 2000 लिखते हैं, 2500 लिखते हैं। आप अगर इतने अल्फाज लिख रहे हैं फिर उसके बाद आप कौन से टॉपिक पे अच्छा लिखेंगे? ये ना हो कि मेरी लेट सपोज मैं 1800 लफ्जों पे लिखने वाला बंदा हूं और मैं जाके एक ऐसा ऑड टॉपिक उठा लेता हूं जिसमें मेरे 1300 लफ्ज भी ना पूरे हों, तो वो मेरा नुकसान है। मुझे पता है कि यार मैं 1800 लफ्ज लिख सकता हूं, तो मैं उस टॉपिक पे लिखूं जिसपे मुझे आते हैं। तो try to consider your pace and your academic background, and that
लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज सिंप्लिसिटी इज द की। हमें लगता है कि सीएसएस की दुनिया में आके हमने पता नहीं कौन सी शेक्सपियरियन इंग्लिश लिखनी है, हमने कितने कितने वोकैबुलरी के मोटे मोटे वर्ड्स घुसाएंगे तो पता लगेगा कि भाई ब्यूरोक्रेट फ्यूचर का पेपर लिख रहा है। मेरी एक बात याद रखें, देखें ये आपकी पेस पे डिपेंड करता है। अगर आपको वोकैबुलरी अच्छे तरीके से आती है तो आप यूज करें, अगर आपको नहीं आती प्लीज उसको अपनी राइटिंग्स के अंदर जबरदस्ती फिक्स मत करें। सामने पता लग जाता है कि आप इसको जबरदस्ती फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टाइल ऑफ राइटिंग आपके 1800 2000 लफ्जों में नजर आ जाता है। इंट्रोडक्शन में मैं बहुत मोटे मोटे लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, लेकिन बॉडी में और कंक्लूजन में जाके मेरी सिंपल इंग्लिश होगी, एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि इस बंदे की जितनी वोकैबुलरी थी इसने एम ही बस बीच में ठोक दी है। तो कंसिस्टेंसी और सिंप्लिसिटी, बी सिंपल। मकसद एग्जामिनर को अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करना है, उसको कंफ्यूज करना नहीं है। तो सिंपल लिखें, ग्रामेटिकल फ्री लिखें। सिंपल से मुराद ये है कि आप वो चीज लिखें जो आपको समझ आती है, कम से कम उसके अंदर ग्रामर की मिस्टेक्स ना हो। आपके सेंटेंस सिंपल नहीं है तो कम से कम चलो कंपाउंड हो जाए, लेकिन ट्राई नॉट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स फॉर यू। जितनी रिटन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आइडिया होता रहेगा कि आप किस तरीके से एक लेवल इंक्रीज कर रहे हैं। सो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। सो प्लीज गो अहेड, और आप लोगों को जो क्वेश्चंस वगैरह आपने पूछने हैं आप काइंडली प्रोसीड करें, और कोशिश करें क्वेश्चन जब आप लिखें तो डिटेल में लिखें, 4 कमेंट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट मत करें। एंड इफ यू हैव any queries, please go ahead. I'll entertain whatever questions you'll pose. Okay, we have a question कि can we start intro by any quotation in general statement? Absolutely. देखिए आपने जर्नल रहना है, और अगर आप कोटेशन से कर रहे हैं, आप इवेंट बता दें कोई छोटा सा कुछ भी। कोटेशन तो बहुत बेहतर है, उससे आपकी रीडिंग पता लगती है। तो कोटेशन इज अ वेरी गुड वे। हमने जर्नल रहना है तो जर्नल के अंदर आप छोटी सी स्टोरी भी सुना दें, छोटा सा इवेंट बता दें, कोई फैक्ट बता दें, कोई कोटेशन यूज कर दें। वी हैव अनदर क्वेश्चन कि जो आउटलाइन के अंदर पॉइंट्स मेंशन होते हैं कि हम सब नहीं, आपकी आउटलाइन के 10-15 जो पॉइंट्स बनते हैं उनके अंदर से आपने तगड़े तगड़े 4-5 पॉइंट उठाने हैं जो कि पूरी की पूरी पिक्चर को पेंट कर सकते हैं। आपने उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। जो कि आपको लगता है कि ये पॉइंट्स 4 या 5 पॉइंट्स में अगर एक्सप्लेन कर दूं तो इससे मेरे पूरे के पूरे आइडिया कन्वे हो जाएगा, तो आपने उन पॉइंट्स को मेंशन करना है, और वो एक बड़े तरीके से आपने मेंशन करना है। We have a question. देखें, जब हम जरकून का क्वेश्चन आया है कि if we are writing essay on economy then can we compare economic conditions of Pakistan with South Asian countries in introduction of paragraph. Introduction of paragraph मैंने आपको बताया, देखें it is not about getting specific. आपने जेनेरिक स्टेटमेंट देनी है, आपने थोड़ा सा स्पेसिफिक होना और आपने मजीद स्पेसिफिक होना है, जो हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा है। जो कंपैरिजन है आपने बॉडी के अंदर एक्सप्लेन करना है। इंट्रोडक्शन इज जस्ट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग व्हाट यू आर अबाउट टू रिपोर्ट। आपने लिखना क्या है, व्हाट यू आर अबाउट टू राइट। सो ऑल द डिटेल्स मस्ट बी मेंशन्ड
इन द पैराग्राफ, वहां पे आप कंपैरिजन करके बताइएगा. We have a question, any report. Rakshanda, if you could basically specify me what report you are asking of. Report, कौन सी report की बात कर रही हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप कोई भी इंट्रोडक्शन किसी भी रिपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें आप उस रिपोर्ट को ही मत लिखते रहना इंट्रोडक्शन के अंदर. कंसिडर कर रहे हैं.